हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिलाइट आईएएस। मैं सृष्टि एनसीईआरटी असेंबली प्रोग्राम में आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। तो आज हमारा होगा चैप्टर 2, जिसका नाम होगा वन एवं वन्यजीव संसाधन भूगोल एनसीईआरटी क्लास 10th। ठीक है, क्लास को पढ़ने से पहले हर बार की तरह हम अपनी लास्ट क्लास का क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन था लो अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। तो इसका आंसर था अनवीकरणीय योग्य टाइप का ये संसाधन है। ठीक है, चलिए बात करते हैं वन एवं वन्यजीव संसाधनों के बारे में। हम पृथ्वी पर रहते हैं और हम सभी को पता है कि इस ग्रह पर सूक्ष्म जीवाणु, बैक्टीरिया, जोंक से लेकर वट वृक्ष, हाथी और ब्लू व्हेल तक करोड़ों दूसरे जीवधारी एक साथ रहते हैं। ठीक है, यहाँ पूरा जो आवासीय स्थल है जिस पर हम रहते हैं वह अत्यधिक जैव विविधताओं से भरा हुआ है। मानव और दूसरे जीवधारी हैं जो एक जटिल पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। आप सभी को पता होगा यह पारिस्थितिकी तंत्र जिसका हम मात्र एक हिस्सा हैं। ठीक है, और अपने अस्तित्व के लिए इसके विभिन्न तत्वों पर हम निर्भर रहते हैं। जैसे हम बात करें, उदाहरण के रूप में बात करें तो वायु जिससे हम सांस लेते हैं, जल जिसे हम पीते हैं, और मृदा जो हमें अनाज पैदा करती है हमारे लिए। ठीक है, जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं। तो ये सब हमें कहाँ से प्राप्त होता है? पृथ्वी से प्राप्त होता है। वहीं पौधे, पशु और सूक्ष्म जीवी जो हैं इनका पुनः सृजन करते हैं मिलकर। वन पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते हैं जो सूक्ष्म जीवी हैं, पशु हैं, पौधे हैं, क्योंकि ये प्राथमिक उत्पादक होते हैं जिन पर दूसरे सभी जीव निर्भर रहते हैं, जैसे हम और पशु। अर्थात मृदा है, मृदा से अगर घास उत्पन्न हो रही है या कुछ भी ऐसा उत्पन्न हो रहा है जो पशु के चारे के लिए होता है तो वो उसके लिए बहुत लाभदायी है। ठीक है, हमारे लिए अनाज उत्पन्न होता है। इसी तरीके से वायु और जो पानी है, जल है, वो पशु, पौधों और मानव जाति के लिए, सभी के लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं, ये तो एक इंट्रो था। बात कर लेते हैं भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात के बारे में। तो यदि आप आसपास नज़र दौड़ाएं तो आप पाएंगे कि कुछ प्राणी और पौधे हैं जो आपके क्षेत्र में ही होंगे। अभी जहाँ आप बैठे होंगे वहाँ पे भी आपको कुछ दिख नहीं रहे होंगे, लेकिन सूक्ष्म जीवाणु आपके आसपास जरूर होंगे। ठीक है, और भारत जो है वो जैव विविधता के संदर्भ में विश्व में सबसे समृद्ध देशों में से एक आता है। यहाँ विश्व की सारी जैव उपजातियाँ हैं, जो विश्व की सारी उपजातियाँ हैं उनका 8% संख्या तो भारत में ही पाई जाती है, और यह अभी खोजे जाने वाली उपजातियों से 2 या 3 गुना है। ठीक है, आगे बात करें तो भारत में लगभग 81,000 वन्य जीवन उपजातियाँ हैं और लगभग 47,000 वनस्पति उपजातियाँ पाई जाती हैं। भारत में जो विविधता है वो आप सभी को पता है विश्व में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है, और भारत में 10% वन्य वनस्पति जात और 20% स्तनधारियों को लुप्त होने का खतरा भी देखा गया है। इस खतरे को अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ द्वारा बताया गया, और इनके अनुसार इन जातियों और प्रजातियों को निम्नलिखित श्रेणी में विभाजित किया गया है। ठीक है, जिसमें सामान्य जातियां आती हैं। सामान्य जातियों की मैं ओरली आपको बात बताऊं तो सामान्य जातियों में वे जातियां हैं जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है, जैसे कि पशु, साल, चीड़ और कृंतक, इस तरह से इत्यादि। ठीक है, आगे बात करें संकटग्रस्त जातियों के बारे में, तो ये वे जातियां हैं जिनके लुप्त होने का खतरा है। अभी लुप्त नहीं हुई है लेकिन खतरा है, जैसे कि गौरैया। आपको अभी रिसेंटली बहुत रहता है न्यूज़ में कि गौरैया बहुत कम देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो ये संकटग्रस्त जातियां हैं। ठीक है, आगे देखें, और भी जो संकटग्रस्त जातियां हैं जिनका रहना कठिन है, जैसे काला हिरन हुआ, ठीक है, भारतीय जंगली गधा हुआ। तो इस प्रकार से ये कुछ संकटग्रस्त जातियों के उदाहरण हैं। आगे बात करें सुभेद्य जातियों के बारे में, तो ये वे जातियां हैं जिनकी संख्या घट रही है, अर्थात ये लुप्त हो रही हैं और इनकी संख्या घटी हुई देखने को मिल रही है। यदि इनकी संख्या पर विपरीत प्रभाव डालने वाली परिस्थितियां नहीं बदली जाती हैं तो इनकी संख्या घटती ही रहेगी। ठीक है, और ये संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में शामिल हो जाएंगे, जैसे कि नीली भेड़, एशियाई हाथी, गंगा नदी का डॉल्फिन इत्यादि। इस प्रकार के क्या है, ये सुभेद्य जातियां हैं। ठीक है,
आगे बात करें दुर्लभ जातियों के बारे में, तो इन जातियों की संख्या बहुत कम है। ठीक है, क्या है, इन जातियों की संख्या बहुत कम है और यदि इनको प्रभावित करने वाली विषम परिस्थितियां नहीं परिवर्तित होती हैं तो यह संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में आ सकती है। ठीक है, आगे बात करते हैं स्थानिक जातियों के बारे में। स्थानिक जातियां प्राकृतिक या भौगोलिक सीमाओं से अलग विशेष क्षेत्र में पाई जाने वाली जातियां। स्थानिक से ही आपको समझ में आ रहा हो किसी विशेष स्थान पर रहने वाली जातियां, जैसे कि अंडमानी टील। ठीक है, अंडमानी टील और इसके उदाहरण देखें तो निकोबारी कबूतर, अंडमानी जंगली सुअर और अरुणाचल के मिथुन इन जातियों के उदाहरण हैं। तो ये ऐसी स्थानिक जातियां हैं जो एक विशेष स्थान पर रहती हैं। अंडमानी टील आपको अंडमान पर ही मिलेगा और निकोबारी कबूतर आपको वहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये कुछ स्थानिक जातियां हैं जिनका संरक्षण करना ज़रूरी है। वहीं बात करें लुप्त जातियों के बारे में, तो ये वे जातियां हैं जो इनके रहने के आवासों में खोज करने पर भी अनुपस्थित पाई गई हैं, अर्थात ये पूर्ण रूप से लुप्त देखी गई हैं। और किसी भी जाति को लुप्त घोषित करने के लिए उसके 10 सालों का अंतराल देखा जाता है कि क्या वह उस देश में 10 सालों तक देखी नहीं गई है। ठीक है, तो उस जाति को लुप्त जाति घोषित कर दिया जाता है। ये उपजातियां स्थानीय क्षेत्र, प्रदेश, देश, महाद्वीप या पूरी पृथ्वी से ही लुप्त हो गई हैं। और ऐसी उपजातियों में एशियाई चीता और गुलाबी सिर वाली बतख शामिल हैं। ठीक है, ये कुछ उदाहरण हैं, एशियाई चीता और गुलाबी सिर वाली बतख। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं भारत में वन और वन्य जीवन का संरक्षण। उससे पहले हम बात करते हैं एशियाई चीता के बारे में। ठीक है, एशियाई चीता के बारे में एक हम ओरल बात कर लेते हैं कि एशियाई चीता कहाँ गया। तो भूमि पर रहने वाला दुनिया का सबसे तेज स्तनधारी प्राणी था चीता, जो बिल्ली परिवार का एक अजूबा और विशिष्ट सदस्य है, जो 112 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ सकता है। लोगों को यह आमतौर पर भ्रम रहता है कि चीता एक तेंदुआ होता है, लेकिन चीते की विशेष पहचान होती है उसकी आँख के कोनों से मुंह तक नाक के दोनों ओर फैली हुई आंसूनुमा एक लकीर होती है, निशान होता है। 20वीं शताब्दी से पहले चीते अफ्रीका और एशिया में दूर दूर तक फैले हुए थे, परंतु इसके आवासीय क्षेत्र और शिकार की उपलब्धता कम होने से ये लगभग लुप्त हो चुके हैं। भारत में तो यह जाति बहुत पहले 1952 में ही लुप्त घोषित हो गई थी। और हाल ही में जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने कितने चीते लेके आए हैं ये आपको बताना है। अभी हाल ही में चीता भी न्यूज़ में रहा है। ठीक है, तो आप इस पर भी कमेंट बॉक्स में डालेंगे कि कितने चीते इंडिया में आए हैं और कौन से उद्यान में उनको रखा गया है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। यदि हम देखें कि और भी ज़्यादा जो ये लुप्त हुई हैं प्रजातियां, उनके पीछे के कारण देखें तो बहुत से ऐसे कारण हैं जो इतिहास से ही चलते आ रहे हैं। ठीक है, उपनिवेशिक काल से ही चलते आ रहे हैं। उसमें क्या हुआ था, जो रहन सहन था या जो औद्योगिक क्रांति जो आई थी, विकास जो इतने हुए थे, तो उससे क्या हुआ था, इनके जो आवास हैं, जो स्थल हैं, वो नष्ट हो गए थे। उपनिवेश काल में रेल लाइन बनाई गई, कृषि, व्यवसाय, वानिकी और खनन क्रियाओं में क्या हुआ था, वृद्धि हुई थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी वन संसाधनों को सिकुड़ने से कृषि का फैलाव महत्वपूर्ण कारकों से एक रहा है। ठीक है, क्योंकि कम होता गया है। जिस तरह से उद्योग ने गुब्बार उलिया, तो क्या हुआ कि जहाँ जहाँ उद्योग लगाए गए वहाँ से वन काटे गए, तो क्या हुआ, वन भी कम हुए। ठीक है, भारत में एक वन संरक्षण के अनुसार 1951 में से और 1980 के बीच लगभग 26,200 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हो गए थे। ठीक है, जो वन क्षेत्र थे उन पे कृषि की जाने लगी थी। और अधिकतर जो जनजातीय क्षेत्र थे, विशेषकर पूर्वोत्तर और मध्य भारत। ठीक है, कौन से, पूर्वोत्तर और मध्य भारत। ठीक है, ये कुछ ऐसे रफली मैंने नक्शा बनाया, आपको पता होगा, मैं इतनी बार आपको मैप दिखा चुकी हूँ, तो आपको लोकेशन आंखों में इमेजिन हो रही होगी। ठीक है,
तो कौन कौन से क्षेत्र? भारत के जो क्षेत्र थे पूर्वोत्तर और मध्य भारत में स्थानांतरित झूम खेती, एक झूम खेती बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको ध्यान रखिएगा। झूम खेती से क्या होता है, जमीन का जो उपजाऊ होता है ना, जो उपजाऊ है वो जमीन की उपजाऊता खत्म हो जाती है, ठीक है, और ये कुछ सालों बाद उपजाऊ बनती है, तो मिट्टी भूमि को ये बंजर बना देती है झूम खेती। झूम खेती अथवा श्लैश और बर्न खेती के चलते वनों की कटाई या निम्नीकरण हुआ। झूम खेती होती है जब तक उस मिट्टी की उपजाऊता है तब तक उस पर खेती की जाती है। उसके बाद जब देखते हैं ना कि मिट्टी की उपजाऊता कम हो गई है, तो वहाँ से खेती को हटाकर दूसरे स्थान के वनों को काटकर फिर वहाँ पे खेती की जाती है। तो ये तो मृदा का भी विनाश हो रहा है और वनों का भी विनाश हो रहा है, तो झूम खेती सही नहीं है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं भारत में वन और वन्य जीवन का संरक्षण। तो भारतीय वन्य जीवन अधिनियम 1972 में वन्य जीवों के आवास संरक्षण के अनेक प्रावधान किए गए थे। भारत में भारत रक्षक जातियों की सूची भी प्रकाशित की गई। इस कार्यक्रम के तहत बची हुई जो संकटग्रस्त जातियां हैं उनके बचाव पर, शिकार प्रतिबंधन पर, वन्य जीवीय आवासों का कानूनी रक्षण और जंगली जीवों के व्यापार पर रोक लगाने आदि पर प्रबल जोर दिया गया, ठीक है। केंद्रीय सरकार ने कई परियोजनाओं की भी घोषणा की जिनका उद्देश्य गंभीर खतरे में पड़े कुछ विशेष वन प्राणियों के रक्षण प्रदान करना था। इन प्राणियों में बाघ, एक सींग वाला गैंडा, कश्मीरी हिरन अथवा हंगुल और 3 प्रकार के मगरमच्छ जैसे स्वच्छ जल के मगरमच्छ, लवणीय जल वाले मगरमच्छ और घड़ियाल, इन सबके रक्षण के लिए कार्य किया गया, इस पर प्रबल जोर दिया गया, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक है। बाघ परियोजना, वन्य जीवन संरचना में बाघ एक महत्वपूर्ण जंगली जाति है। 1973 में पाया गया कि देश में 20वीं शताब्दी के आरंभ में बाघों की जो संख्या है वो अनुमानित संख्या 55,000 से घटकर मात्र 1827 ही रह गई थी। प्रोजेक्ट टाइगर विश्व की बेहतरीन वन्यजीव परियोजनाओं में से एक है और इसकी शुरुआत कब हुई? 1973 में इसकी शुरुआत हुई। भारत में 37,761 वर्ग किलोमीटर पर फैले 27 बाघ रिजर्व आज भी हैं और बाघ संरक्षण मात्र एक संकटग्रस्त जाति को बचाने का प्रयास ही नहीं अपितु इसका उद्देश्य बहुत बड़े पैमाने की जैव जाति को बचाना है। जिम कॉर्बेट, ये कुछ राष्ट्रीय उद्यान हैं जो टाइगर रिजर्व हैं, ठीक है, ये कुछ टाइगर रिजर्व हैं, इनको आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए और हम इस पर थोड़ी डिटेल में बात कर लेते हैं। संरक्षण पे बात करें तो आजकल क्या हो रहा है, संरक्षण परियोजनाएं जैव विविधताओं पर केंद्रित होती है, न कि इसके विभिन्न घटकों पर। संरक्षण के विभिन्न तरीकों की गहनता से खोज भी की जा रही है। संरक्षण जो है वो नियोजन में कीटों को भी महत्व मिल रहा है। वन्य जीव अधिनियम जो 180 है, वन्य जीव अधिनियम 180 और 1986 के तहत सैकड़ों तितलियों, पतंगों, भृंगों और एक ड्रैगन फ्लाई को भी संरक्षित जातियों में शामिल किया गया है और 1991 में पौधों की भी 6 जातियां पहली बार इस सूची में रखी गई थी, ठीक है, संरक्षण के अंतर्गत। आगे हम बात करें वन और वन्य जीव संसाधनों के प्रकार और वितरण के बारे में। तो यदि हम वन और वन्य जीव संसाधनों को संरक्षित करना चाहें तो उनका प्रबंधन, नियंत्रण और विनियमन अपेक्षाकृत कठिन होगा। भारत में अधिकतर वन और वन्य जीवन या तो प्रत्यक्ष रूप से सरकार के अधिकार क्षेत्र में है या वन विभाग अथवा अन्य विभागों के जरिए सरकार इनका प्रबंधन कर रही है। इनमें आरक्षित वन है, जो देश के आधे से अधिक वन क्षेत्र आरक्षित वन घोषित किए गए हैं, अर्थात वो आरक्षित वन है, वहाँ पे आप कोई भी उद्योग नहीं कर सकते हैं। जहाँ तक कि वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण की बात है, आरक्षित वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। तो ये भी एक अच्छी पहल है कि आपने एक एरिया को आरक्षित घोषित कर दिया कि आप यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते, आप इनको नष्ट नहीं कर सकते। वहीं बात करें रक्षित वन के बारे में तो वन विभाग के अनुसार देश के कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्सा रक्षित है। इन वनों को और अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इनकी सुरक्षा की जाती है। आगे और बात करें अवर्गीकृत वनों के बारे में, अन्य सभी प्रकार के वन, वाहन और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्ति और समुदाय के स्वामित्व में होते हैं वो अवर्गीकृत वन कहे जाते हैं, ठीक है।
और समुदाय और वन रक्षण की बात करें तो जैसे कि सरिस्का बाग रिजर्व में राजस्थान के गांव के लोगों ने वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम के तहत वहाँ का जो खनन कार्य था वो बंद करवाने के लिए संघर्षरत है, ठीक है, अपने वनों का संरक्षण करने के लिए। और राजस्थान के एक अलवर जिले में 5 गांव हैं जिन्होंने 12,000 हेक्टेयर वन भूमि भैरव देवता सेंचुरी घोषित कर दी है, जिसके अपने ही नियम कानून हैं जो वहाँ पर शिकार वर्जित करते हैं और बाहरी लोगों की घुसपैठ के लिए वहाँ वन्य जीवन को बचाते हैं। हिस्ट्री में भी आपको एक चिपको आंदोलन ज़रूर याद होगा, यह भी वन संरक्षण के लिए लोगों द्वारा किया गया। तो ऐसा ही नहीं है कि सरकार ही आगे बढ़ के वनों का रक्षण करे, आप सभी को हमें भी एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी समझते हुए वनों के कटाव का रक्षा करनी चाहिए, ठीक है, जो कि हमारे ही जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आगे बात करें, टिहरी में किसानों का बीज बचाओ आंदोलन भी वन संरक्षण के अंतर्गत देखा गया है। ठीक है, आगे बात करें तो भारत में पर्यावरण के विनाश और पुनर्निर्माण की क्रियाशीलताओं से सीख मिलती है कि स्थानीय समुदाय को हर जगह प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में शामिल करना चाहिए, अर्थात लोगों को भी इसमें शामिल होना चाहिए। आगे बात करें, और भी ऐसी चीज़ें हैं और भी ऐसे आंदोलन हैं जो वनों को बचाने के लिए इतिहास में किए गए हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास। ठीक है, चलिए अब हम आप आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आज का क्वेश्चन है, पलामू टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो इसका आपको आंसर देना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करिए इस वीडियो के पीडीएफ के लिए, आपको पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में ही मिल जाएगी। और वहाँ पे आपको, क्योंकि यूपीएससी के 2-3 महीने या 4 महीने ऑलमोस्ट रह गए हैं, तो आपको बूस्ट, आपकी जो तैयारी है उसको बूस्ट करने के लिए, कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए वो जो क्विज़ आपको टेलीग्राम चैनल पर हम प्रोवाइड करते हैं वो बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो ठीक है, चलिए ज्वाइन करिए टेलीग्राम ग्रुप डिलाइट IAS और अपनी तैयारी को और ज़्यादा मजबूत करें। थैंक यू।